हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. सेशन के बारे में जानेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री टी.एन. सेशन यानी कि ये सर जी 1990 से लेकर 1996 के दौरान चुनावी व्यवस्था को साफ करने की प्रक्रिया इन्होंने स्टार्ट की थी। चुनावी फोटो पहचान पत्र की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक उपाय था। पहले क्या होता था, चुनाव पत्र पे केवल नाम और पता ये सब चीज़ें लिखी होती थी, लेकिन अब चुनाव जो वोटिंग कार्ड था, वोटर आईडी कार्ड था, उस पे जो तस्वीर छापने का मतलब उस व्यक्ति की तस्वीर पासपोर्ट साइज उस पर फोटो छपी हुई होगी, सो दैट कि कोई और उसकी जगह जाके वोट ना दे सके, इसलिए ये फोटो लगाना बहुत ज़रूरी था। तो ये वोटर आईडी कार्ड इन्होंने ही पहली बार अपने टाइम में जारी किए थे। उन्होंने यह भी देखा कि आदर्श आचार संहिता, जिसे तब तब तक केवल दस्तावेज माना गया था, अब पार्टी और उम्मीदवारों के द्वारा गंभीरता से लिया गया। यानी कि अभी तक जो आचार संहिता लगती थी उसमें बहुत भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। जो चुनावी पार्टियां होती थी वो क्या करती थी, आचार संहिता लगने के बाद भी जो है वो उल्टे सीधे ढंग से अभी चुनाव प्रचार कर रही होती थी। तो इन रूल्स को जो चुनावी आचार संहिता में लिखे होते हैं, तो उस आचार संहिता को कड़े रूप से पालन करने का श्रेय भी इनको जाता है। तो ये इन्होंने बहुत कहते हैं कि चुनावों के दौरान बहुत ज़्यादा इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से लोगों से फॉलो करवाया, चुनावी पार्टियों से। आलोचनाओं के घेरे का सामना करने के बावजूद श्री टी.एन. सेशन बाहरी दुनिया को ये दिखाया कि उनका पद कोई मामूली नहीं है। यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था और चुनावी प्रक्रिया को साफ किया था। चुनावों में होने वाले भ्रष्टाचार को इन्होंने दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए थे और उनका बहुत सख्ती से पालन भी किया था, जिसके कारण क्या था कि आलोचना करना स्टार्ट कर दिया था बहुत से लोगों ने, बहुत सी पार्टियों ने जो कि भ्रष्टाचार करती थी। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर इन्होंने भी ये अपना पद की गरिमा रखते हुए ये दिखाने का प्रयास किया उन चुनावी पार्टियों को कि इनका पद कोई मामूली पद नहीं है, इनका पद बहुत शक्तिशाली पद है। यानी कि चुनाव आयुक्त का जो पद होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद होता है, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि भारत में किस तरीके से पूरे देश में चुनाव कराए जाएंगे, या अगर राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो कैसे चुनाव होंगे, ठीक है। और वोटर आईडी कार्ड जारी करना, मतदाताओं की लिस्ट बनाना और जगह जगह पोलिंग बूथ बनाना और उसके अंदर बैठने वाले लोगों के लिए जो पोलिंग बूथ में जो स्टाफ होता है, जो वोटिंग करवा रहा होता है, उसके बारे में जानकारी रखना, फिर चुनावी नतीजे जो हैं वो जारी करना, ये सारा काम किसका होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का ही होता है। वही करवाते हैं ये सारे काम, चुनावों से संबंधित सारे काम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब। उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना लगभग असंभव है। चुनाव के दौरान उनकी चूक के लिए, किनकी चूक के लिए? ये जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ी कर देती है चुनाव के दौरान, तो उनको चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग द्वारा डांटा जाता है। डांटना और फटकारना, ये सब प्रशासन को, ये बहुत आम बात है चुनाव आयुक्त के लिए। तो बेसिकली चुनाव आयुक्त जो होते हैं ना, पूरे चुनाव की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। और कोई भी चुनाव में धांधलेबाजी ना हो या कह लो कि भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए ये पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनको यही सब चीज़ें देखने के लिए जो है चुनाव आयुक्त बनाया जाता है कि आप एकदम निष्पक्ष चुनाव कराओ और एकदम सही रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, चुनाव फोटो पहचान पत्र क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। चुनावी फोटो पहचान पत्र का अर्थ है ऐसा पहचान पत्र जिस पर उम्मीदवार की फोटो लगी हो, ताकि उम्मीदवार की जगह कोई और व्यक्ति वोट ना दे सके। तो आप ये वाला आंसर जो है ये फर्स्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमें पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। और
चुनाव आयोग कैसे स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है? तो चुनाव आयोग कैसे स्वतंत्र होता है, तो इसी लाइन को आप आगे कंटिन्यू करेंगे, ये यहाँ से। सबसे पहले तो आपने ये वाली लाइन में इसका आंसर दे दिया, फिर उसके बाद इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना लगभग असंभव होता है, इसीलिए वह स्वतंत्र होता है। ठीक है, आपको ये वाली लाइन इसमें ऐड करनी होगी, इसीलिए वह स्वतंत्र होता है। तो कुल मिला के आपका ये जो है ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्योंकि अगर देखो चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों, तो यहाँ पर अगर इनको ये डर रहेगा कि कोई भी मुझे आकर जैसे राष्ट्रपति हटा देंगे या जो प्रधानमंत्री जी हैं अगर उन्हीं का चुनाव में मैंने दोबारा नहीं जिताया तो वो मुझे हटा देंगे, एक डर बना रहता है ना। तो इसीलिए इस पद को इतना स्वतंत्र रखा गया है कि एक बारी इनकी अगर नियुक्ति हो जाती है तो उनको हटाना बिल्कुल नामुमकिन है चुनाव आयुक्त को, ताकि वो स्वतंत्र होकर निष्पक्ष एकदम चुनाव करवाए, कि उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन जीतेगा या दोबारा से जो प्रधानमंत्री है वो दोबारा से सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। जो भी है जनता खुद चुनेगी, उनकी एक बारी नियुक्ति हो गई, यानी कि उनको एक बारी ज्वाइन करवा दिया तो उनको दोबारा पद से हटाने की ताकत किसी भी राजनीतिक पार्टी में, किसी भी प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में नहीं है। ठीक है, तो जब ये डर खत्म हो जाता है कि नौकरी छीनने का, तो फिर इंसान एकदम फेयर वर्क करता है। फेयर वर्क मतलब एकदम सही काम करना, ठीक है, बिना किसी डर के। तो इसीलिए इस पद को इतना स्वतंत्र रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर मैं अलग से दिखा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे कि आचार संहिता का मतलब होता है भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, यानी कि नियमों का एक रूल्स का एक बंच है जिसका पालन चुनाव के समय करना आवश्यक होता है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इनको लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसको समाप्त होने की। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन ये ऐड करेंगे इसके अंदर कि इसको सबसे पहले किसने जो है बनाया था। ये बेसिकली संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त एन शेषन, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, उनके द्वारा किया गया था। सबसे पहले इन्होंने ही वो नियम बनाए थे सारे आचार संहिता के। इसके अंदर कौन कौन से नियम होते हैं? पहला, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाएंगी। दूसरा, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होगा। तीसरा, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठाना। और चौथा, चुनाव के दौरान धन और बल और बाहुबल का प्रयोग ना करना, यानी कि गुंडागर्दी नहीं करनी, सीधा आराम से जो है वो जनता को वोट देने देना। ठीक है, पहले क्या होता था कि भ्रष्टाचार इसी को बोलते हैं, जब गुंडागर्दी करके जो है वो वोट डलवा लिए जाते थे, जनता को वहाँ से भगा देते थे और मतलब जो अपने नेता के उस पर पेपर पे ठप्पे लगा लगा के डाल दिया जाता था कि उस एरिया से वो इंसान जीता है। तो ये पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था उस टाइम पे, पुराने टाइम में। तो इन सारे भ्रष्टाचारों को जो है, गुंडागर्दी को, ये सबको ख़त्म किया था इन्होंने। तो इसीलिए ये आचार संहिता जो है इन्होंने लागू करवाई थी। और फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे, उपरोक्त परिच्छेद में उल्लेखित चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? वर्तमान के चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। तो भाई ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके अंदर चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? उपरोक्त परिच्छेद में चुनाव आयुक्त का नाम श्री TN सेशन है। 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुशील चंद्र। तो इस वक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम क्या है? सुशील चंद्र। इस वाले का आंसर हो गया ये। और जो ऊपर हमने परिच्छेद में बात किया उसके अंदर जो चुनाव आयुक्त हैं वो है TN सेशन। तो ये आपका 4th का आंसर हो जाएगा इतना। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है ये सारा 4th का आंसर है, ये वाला। तो आप 4th वाले में ये लिख लेंगे।
अब फिफ्थ का आंसर देखते हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से क्या विवरण आवश्यक है। तो ये जो मैंने पर्पल कलर से लिखा हुआ है यही वाला आंसर है आपका। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का विवरण देना होता है और उम्मीदवार संविधान में लिखे हुए योग्यता के मापदंड को पूरा कर चुका हो, ये भी उसे विवरण देना होता है। तो ये इतना आंसर जो है आपका, ये जो है ये 5वें का है, ये ऊपर वाला 4th का था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, नियमित रूप से चुनाव क्यों कराना चाहिए। तो नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए कराने से, यहाँ पे देखो मैं इसका आंसर ये रेड कलर में लिखा हुआ है, नियमित रूप से चुनाव कराने से लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और अराजकता का माहौल नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि लगातार जब हम चुनाव कराते हैं तो मतलब जो चुनाव कराने से क्या होता है कि जो जनता है उसको अपने फेवरेट या मनपसंद उम्मीदवार को सत्ता में देखने को मिलता है और उसी को बहुमत करके जिताती है। तो उससे क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता नहीं आती, स्थिरता आती है और अराजकता नहीं फैलती। अगर जो लोग चाहते हैं वो नेता अगर सत्ता में नहीं पहुंचता तो फिर लोग फिर क्या करते हैं, अराजकता का माहौल बनाते हैं या बोलते हैं कि हमने तो इनको, ये जो है इस नेता को जिताया ही नहीं था, हमने वोट ही नहीं दिया, तो फिर ये कहाँ से नेता बन गया, इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है। इसीलिए जो है ये चुनाव कराने प्लस निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, चुनाव आयुक्त की होती है। और इसीलिए नियमित रूप से चुनाव जो है लोकतंत्र कराना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया है। तो इसका आंसर मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा। विधानसभा के चुनावों में आरक्षण के लिए विधानसभा चुनावों में आरक्षण दिया गया है, ये के लिए इसको काट देना, आरक्षण दिया गया है ताकि राज्य के सभी तबकों के उम्मीदवारों को चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और अपने समुदाय की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके। तो बेसिकली जो विधानसभा में आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि हर एक तबके का, मतलब हर एक समुदाय का जो व्यक्ति है वो सत्ता में पहुंच सके और अपने समुदाय की तरफ से वो उन बातों को आगे रखे जो उनको परेशानी है, उनके समुदाय को परेशानी है। जैसे SC और ST लोगों के लिए जो है वो आरक्षण दिया जाता है ताकि जो SC ST लोग हैं उनकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाई जा सके और उनके लिए नियम कानून जो है सत्ता पक्ष में बनवाए जा सके। ठीक है। तो इसलिए सबको प्रतिनिधित्व देना हमारे देश की पहचान रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या चुनौतियां हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चुनौती क्या हो जाती है, अगर देखो फेयर इलेक्शन जो होता है ना ये बहुत ज़रूरी है और इसके सामने सबसे पहली चुनौती आती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से बहुत से लोग जो हैं जैसे पैसे खिला के वोट डलवा देते हैं या ये इस टाइप के भ्रष्टाचार बहुत होते हैं। तो ऐसा भ्रष्टाचार जो है ये फेयर इलेक्शन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चुनावी पार्टियों द्वारा आचार संहिता का पालन ना करना। और तीसरा, चुनावी पार्टियों के द्वारा बल प्रयोग करके वोट अपने पक्ष में डलवाना। ये 3 प्रकार की चुनौतियां जो हैं वो निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है। तो ये आपको लिखना है आंसर में। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर ये नीचे लिखा हुआ है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका की व्याख्या करें। तो बेसिकली चुनाव आयोग हमें क्यों चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमारे संविधान में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। यह भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी संस्था है।
चुनाव आयोग चुनाव आने पर मतदाता सूची जारी करने से लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी करना, चुनाव करवाना, मतदाता केंद्रों की स्थापना करवाना, चुनाव इंस्पेक्टर की नियुक्ति करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना और चुनाव के नतीजे घोषित करना, यह सब काम चुनाव आयोग करता है। तो बेसिकली निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ ये सारे काम जो है ये चुनाव आयोग करता है, इसीलिए इसकी भूमिका बहुत अच्छी है। मतलब ये सारी भूमिका हमने लिख दी कि चुनाव आयोग क्या क्या करता है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में आपके सारे आंसर्स मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू।